नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जिस बुक का डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं वो सिर्फ एक ट्रेवल बुक नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट रेलवे बाजार की, जिसे लिखा है पॉल थिरेक्स ने। अगर आपको लगता है कि ट्रेवल राइटिंग सिर्फ सुंदर प्लेसेस और अच्छे खाने के बारे में होती है तो ये बुक आपका परसेप्शन बिल्कुल चेंज कर देगी। 1975 में जब ये बुक पब्लिश हुई, इसने पूरे जॉनरा को री इन्वेंट कर दिया। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस बुक का कंटेक्स्ट और उस वक्त की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को। कहानी शुरू होती है 1973 में। लोकेशन है लंदन। पॉल थेरिक्स जो एक नॉवेलिस्ट है वो अपनी लाइफ की मोनोटोनी से बोर हो चुके हैं। मोनोटोनी मतलब होता है कि एक ही तरीके से उनकी लाइफ चल रही है तो वो इस चीज से बोर हो चुके हैं। उनका मानना था कि राइटिंग एक सेडेंटरी जॉब बन गया है, मतलब एक जगह बैठकर काम करना। उन्हें वहां से निकलना था। उनका आइडिया सिंपल लेकिन बिल्कुल क्रेजी था। वो लंदन के विक्टोरिया स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे और पूरे एशिया का चक्कर लगाकर वापस वहीं आएंगे, बिना किसी प्लान का यूज किए, जहां तक पॉसिबल हो वहां तक। लेकिन दोस्तों ये 2026 नहीं है, ये 1973 का वर्ल्ड है। इस कंटेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पॉल थेरिक्स जिस दुनिया से गुजरे वो दुनिया अब एग्जिस्ट नहीं करती। सबसे पहले बात करते हैं द हिपी ट्रेल की। जब पॉल थेरिक्स ने यूरोप से टर्की में एंटर किया तो वो उस रूट पर थे जो वेस्टर्न हिपीज यूज करते थे इंडिया आने के लिए। उस वक्त बॉर्डर्स पोरस थे, मतलब क्रॉस करना बहुत आसान था। आज की तरह स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान को ट्रेन और बस से क्रॉस किया। सोचिए आज अफगानिस्तान में टूरिज्म के बारे में सोचना भी कितना मुश्किल है। लेकिन 1973 में वहां एक फंक्शनल, हालांकि बारबरस ओवरलैंड रूट था। वहां किंग को अभी अभी हटाया गया था पर सोवियत इन्वेजन अभी फ्यूचर में आना था। इसके बाद आता है सबसे डेंजरस पार्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड द इंडो चाइना वॉर जोन। जब पॉल थेरिक्स वियतनाम पहुंचे तो वहां एक अजीब सा पॉज चल रहा था। अमेरिकन सोल्जर्स मोस्टली वापस जा चुके थे, लेकिन साइगांव अभी तक नॉर्थ वियतनाम के हाथ में नहीं गया था। लोगों ने पॉल थेरिक्स को मना किया कि वहां ट्रेन मत पकड़ो क्योंकि वियत कॉन्ग ट्रैक्स को उड़ा देते हैं। लेकिन पॉल थेरिक्स एक एंटी टूरिस्ट थे। उन्हें म्यूजियम्स नहीं देखने थे, उन्हें रियलिटी देखनी थी, चाहे वो कितनी भी ग्रिटी या डेंजरस क्यों ना हो। उन्होंने वहां ट्रांस वियतनाम रेलवे पर ट्रैवल किया, जो उस वक्त दुनिया की सबसे रिस्की ट्रेन्स में से एक थी। और फाइनली उनका रिटर्न जर्नी हुआ कोल्ड वॉर के शैडो में। वापस आते वक्त उन्होंने चूज किया ट्रांस साइबेरियन रेलवे को, जो सोवियत यूनियन से गुजरती थी। जहां एशिया में क्योस और नॉइस था, वहीं सोवियत यूनियन में बिल्कुल साइलेंस और ब्यूरोक्रेटिक ड्राबनेस थी। पॉल थेरिक्स इसे एक प्रिजन ऑन व्हील्स कहते हैं। तो द ग्रेट इंडियन रेलवे सिर्फ एक ट्रेन जर्नी नहीं है, ये एक स्नैपशॉट है उस वक्त की दुनिया का, जब ईरान में शाह का राजा था, जब वियतनाम वॉर से जूझ रहा था और जब इंडिया अपनी पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रगल में था। इस बुक में पॉल थेरिक्स ने ट्रेन को एक बाजार कहा है, एक मार्केट, जहां लोग सामान नहीं बल्कि अपनी कहानियां बेचते हैं। तो ये था बुक का कंटेक्स्ट। अब चलिए डिटेल्ड चैप्टर बाय चैप्टर समरी को देखते हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है लंदन के विक्टोरिया स्टेशन से। डेस्टिनेशन क्या है? फिलहाल के लिए इस्तांबुल है और उसके आगे तेहरान और पेशावर। ये सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पॉल थेरिक्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन से धीरे धीरे ईस्टर्न क्योस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं चैप्टर 1 के साथ। चैप्टर 1 का नाम है द 1530 टू पेरिस। थेरिक्स ट्रेन में बैठते हैं और यहाँ हमें उनका पहला रेलवे इसेंट्रिक मिलता है, एक कैरेक्टर जिसका नाम है ड्यूफिल। ड्यूफिल एक टिपिकल ओल्ड फैशन इंग्लिशमैन है। वो इस्तांबुल जा रहे हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा है जैसे वो अभी भी अपने लिविंग रूम में है। वो अपने साथ पैक्ड लंच लेकर चल रहे हैं और हर फॉरेन चीज को शक की नजर से देखते हैं वो। पॉल थेरिक्स यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टैब्लिश करते हैं। ड्यूफिल इनोसेंट एब्रॉड है, वो ट्रैवलर जो मेंटली अपने घर से कभी निकला ही नहीं। थेरिक्स खुद को ड्यूफिल का अपोजिट मानते हैं, सिनिकल और एक्सपीरियंस्ड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आगे चलकर यही ड्यूफिल इस जर्नी का पहला कैजुअलिटी बनने वाला है। अब हम पहुंचते हैं पेरिस, जहां शुरू होता है चैप्टर 2 द डायरेक्ट ओरिएंट एक्सप्रेस। दोस्तों जब हम ओरिएंट एक्सप्रेस सुनते हैं तो हमें अगाथा क्रिस्टी की याद आती है, लग्जरी, शैंपेन और स्पाइस। लेकिन 1973 में रियलिटी कुछ और थी। थिरिक्स इस ट्रेन को अ रोलिंग स्लम कहते हैं। ट्रेन गंदी है, ठंडी है
और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई डाइनिंग कार नहीं है। पैसेंजर्स मोस्टली गेस्ट वर्कर्स हैं जो टर्की वापस जा रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब ट्रेन इटली के डोमोडोसोला स्टेशन पर रुकती है। ड्यूफिल, वही ओल्ड इंग्लिशमैन, प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। अचानक ट्रेन चल पड़ती है और ड्यूफिल वहीं छूट जाते हैं। थ्योरिक्स इस इंसिडेंट को डार्क ह्यूमर के साथ बताते हैं, लेकिन इसका मैसेज क्लियर है: द ट्रेन वेट्स फॉर नो वन। ये जर्नी रूथलेस है, अगर आप पीछे रह गए तो आप वहीं रह जाएंगे। अब इस ट्रेन में हमें मिलते हैं मॉल्सवर्थ, जो एक थेरेटिकल कैरेक्टर है और पोएट्री रिसाइट करते हैं। वो और थ्योरिक्स मिलकर डिकेइंग यूरोप को ऑब्जर्व करते हैं साथ में। इस्तांबुल पहुंचकर हम यूरोप छोड़ देते हैं और एशिया में एंटर करते हैं। चैप्टर 3 है द वेन कोलू एक्सप्रेस। यहाँ ट्रेन की लाइन टूट जाती है और पैसेंजर्स को एक फेरी यानी बोट लेनी पड़ती है लेक वेन क्रॉस करने के लिए। जैसे ही थिरेक्स टर्की के अंदर जाते हैं, लैंडस्केप बदल जाता है। मौसम ड्राई हो जाता है और पैसेंजर्स अब टूरिस्ट नहीं बल्कि लोकल खुर्स और पीजेंट्स हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग लिटरेरी डिटेल है। थिरेक्स चार्ल्स डिकन्स की बुक मार्टिन सिजलविट पढ़ रहे हैं। वो टर्की की पॉवर्टी और क्योस को डिकन्स के लंदन से कंपेयर करते हैं। उन्हें लगता है कि थर्ड वर्ल्ड की रियलिटी विक्टोरियन लंदन जैसी ही है, ग्रिमी और फुल ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट स्टॉप है ईरान। ये 1973 का ईरान है, इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले का। देश में ऑयल वेल्थ आ चुकी है, लेकिन सोसाइटी अभी भी डीपली कंजर्वेटिव है। चैप्टर 4 में थिरिक्स नोट करते कि ईरान में ट्रेन ट्रैवल्स लोकल्स के लिए एक नेसेसिटी है, लेकिन उनके लिए ये एक चॉइस है। ये प्रिविलेज का डिफरेंस उन्हें बार बार फील होता है। फिर आता है चैप्टर 5 द नाइट मेल टू मशाद। मशाद एक होली सिटी है। उस वक्त रमजान चल रहा था। थिरिक्स को खाना ढूंढने में मुश्किल होती है यहाँ पर। ट्रेन में उनकी मुलाकात एक इंजीनियर से होती है जो ईरानियन सोसाइटी में वुमेन की सेग्रीगेशन से फ्रस्ट्रेटेड है। जब वो मशाद पहुंचते हैं तो उन्हें गोल्डन मॉस्क दिखते हैं, लेकिन एक नॉन मुस्लिम होने के नाते वो अंदर नहीं जा सकते। यहाँ थिरिक्स को अपनी आउटसाइडर आइडेंटिटी का स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन भी होता है। अब हम आते हैं इस सेक्शन के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। चैप्टर 6 द खाइबर पास लोकल। दोस्तों, 1973 में अफगानिस्तान में रेलवेज नहीं था, तो थिरिक्स को बस लेकर अफगानिस्तान क्रॉस करना पड़ा। वो इसे एक न्यूसेंस मानते हैं, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचते हैं, उन्हें मिलती है खाइबर पास लोकल। ये ट्रेन एक चलता फिरता म्यूजियम थी, एक असली स्टीम इंजन जो ब्रिटिश राज के टाइम का था। ये ट्रेन मुश्किल से पहाड़ों पर चढ़ती थी। रास्ता इतना स्टीप और डेंजरस है कि ट्रेन हाफने लगती है। थिरिक्स यहाँ हिस्ट्री को फील करते हैं। ये वही रास्ता है जहाँ से आर्मीज ने सदियों तक इंडिया पर हमला किया था। यहाँ ट्रेन सिर्फ एक मशीन नहीं, वो एक कैरेक्टर है जो स्ट्रगल कर रही है। अब तक हमने लंदन से इस्तांबुल और फिर वहां के खाइबर पास तक का सफर देखा। अब चलिए आगे चलते हैं। हमारी ट्रेन है चैप्टर 7 में द खाइबर मेल। हम पेशावर से लाहौर जा रहे हैं। इस चैप्टर में थिरिक्स की मुलाकात एक यंग इंडियन लड़के से होती है। ये लड़का लंदन से भागकर आया है। क्यों? क्योंकि वहां उसे एक्सट्रीम रेसिज्म फेस करना पड़ा था। नोट कीजिए यहाँ की एक आयरनी को। थिरिक्स जो व्हाइट वेस्टर्नर है, वो लंदन छोड़कर ईस्ट में एडवेंचर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो इंडियन लड़का ईस्ट से वेस्ट गया था सर्वाइवल के लिए, पर रिजेक्ट होकर वापस आ रहा है। ये ट्रेवल वर्सेस रिफ्यूजी का डिफरेंस है। लाहौर पहुंचकर थिरिक्स को रुडयार्ड किपलिंग की याद आती है। वो वहां के फेमस पंजाब क्लब को ढूंढते हैं, उम्मीद करते हैं कि वहां राज एरा का ग्लैमर होगा, लेकिन उन्हें मिलता है सिर्फ धूल और डीके। वो देखते हैं कि शहर में वुमेन मोस्टली फील्ड है और एटमॉस्फेयर काफी रिप्रेस्ड है। अब हम क्रॉस करते हैं बॉर्डर और एंटर करते हैं इंडिया में। स्टेशन है अमृतसर, ट्रेन है लेजेंडरी फ्रंटियर मेल। जैसे ही वो इंडिया में एंटर करते हैं, सेंसरी ओवरलोड हो जाती है। थिरिक्स लिखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में फर्क रिलीजन का तो है ही, पर नॉइस और क्योस का भी है। इंडिया लाउड है, वाइब्रेंट है। यहाँ स्टेशन पर उन्हें एनकैपमेंट्स दिखते हैं, लोग वहीं सो रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं। ट्रेन सिर्फ एक व्हीकल नहीं, एक घर बन गई है इंडिया के अंदर। गर्मी से बचने के लिए थिरिक्स डिसाइड करते कि वो ब्रिटिश राज की समर कैपिटल शिमला जाएंगे। वो कालका मेल लेते हैं और फेमस टॉय ट्रेन पर चढ़ते हैं। ये नैरो गॉज ट्रेन है जो हिमालयाज में चलती है। थिरिक्स के लिए शिमला एक म्यूजियम पीस है। ऐसा लगता है जैसे अंग्रेज चले गए लेकिन अपना पूरा सेटअप वहीं छोड़ गए। यहाँ एक फनी लेकिन स्केरी इंसिडेंट होता है। एक बड़ा बबून ट्रैक के पास आ जाता है।
ये दिखाता है कि कैसे नेचर और सिविलाइजेशन के बीच की लाइन यहाँ कितनी ज़्यादा पतली है और एकदम ब्लर हो चुकी है। अब हम साउथ की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले राजधानी एक्सप्रेस से बॉम्बे तक। राजधानी उस वक्त की सुपर लग्जरी ट्रेन थी। थिरिक्स नोट करते हैं कि ट्रेन में कास्ट सिस्टम दिखता है, पैसेंजर्स अमीर हैं और बाहर की गरीब दुनिया से कट ऑफ है। यहाँ उनकी मुलाकात मिस्टर रेडा से होती है, जो नाक से हिंदी गाते हैं। थिरिक्स खाने की काफी बुराई करते हैं, उन्हें किचन यहाँ का अनसैनिटरी लगता है। जयपुर में चैप्टर 11 के अंदर थिरिक्स एक गाइड हायर करते हैं, मिस्टर गोपाल। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट थीमेटिक मोमेंट है, मिस्टर गोपाल उन्हें हिस्ट्री बता रहे हैं, लेकिन थिरिक्स अपनी गाइड बुक खोलकर उन्हें करेक्ट कर रहे हैं। क्रिटिक्स इस सीन को ओरिएंटलिज्म का एग्जाम्पल मानते हैं। थिरिक्स को लगता है कि उनकी लिखी हुई वेस्टर्न किताब लोकल इंसान की ओरल हिस्ट्री से ज्यादा सच्ची है। ये एक एरोगेंट मोमेंट है। अब शुरू होती है सबसे लंबी और मुश्किल जर्नी, द ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, दिल्ली से मद्रास तक 1400 माइल्स। इस चैप्टर में थिरिक्स ने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट की। वो साउथ इंडियंस तमिल्स के अपीयरेंस पर कमेंट करते हैं, उन्हें ब्लैक एंड बोनी कहते हैं। वो उनके दांतों ट्विग यूज करने के तरीके को देखकर हॉरर फील करते हैं। यहाँ थिरिक्स का कॉलोनियल गेज साफ दिखता है। वो कल्चर को समझने की कोशिश कम और जज ज्यादा करते हैं। साउथ इंडिया और सीलोन घूमने के बाद थिरिक्स कलकत्ता पहुंचते हैं, हावड़ा मेल से। कलकत्ता उनके लिए शॉकिंग है। वो वहां एक वन लेग्ड मैन देखते हैं, जो भीड़ में बड़ी तेजी से फुदक रहा है। थिरिक्स के लिए ये आदमी कलकत्ता का सिंबल बन जाता है, टूटा हुआ, गॉस्ट्रिक, लेकिन सर्वाइवर। वो लिखते हैं, कलकत्ता इज मोर डिकेंसियन देन लंदन एवर वॉज। मतलब चार्ल्स डिकेंस के नॉवल में जो गरीबी और गंदगी थी, वो लंदन से गायब हो गई है, पर कलकत्ता में आज भी जिंदा है। दोस्तों, इसके बाद थिरिक्स साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कंटेक्स्ट में भी बताया था। वहां वो वियतनाम वॉर के बीच ट्रेन लेते हैं और फाइनली जापान और रशिया होते हुए लंदन वापस आते हैं। और यहाँ पर उनकी जर्नी एक सर्कल कंप्लीट कर कर खत्म हो जाती है। अब वक्त है पूरी बुक के थीम्स एंड एनालिसिस को समझने का। आखिर ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जो हम इसे इतना टाइम लगाकर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला थीम है द रेलवे एज अ बाजार का। बुक का टाइटल ही सब कुछ बता देता है। थिरिक्स के लिए ट्रेन सिर्फ ट्रेवल का साधन नहीं, वो एक बाजार है। पुराने जमाने में बाजारों में लोग सिर्फ सामान नहीं खरीदते थे, वो खबरें और कहानियां भी एक्सचेंज करते थे। ट्रेन के डब्बे में एक फोर्स्ड इंटीमेसी होती है। आप अजनबियों के साथ बंद हैं। लोग थिरिक्स को अपनी ऐसी सीक्रेट्स बताते हैं जो वो शायद अपने घर वालों को भी ना बताएं, क्योंकि उन्हें पता है कि थिरिक्स अगले स्टेशन पर उतर जाएगा। ट्रेन एक कन्फेशनल बॉक्स की तरीके से भी बन जाती है। थीम 2 है इसमें ओरिएंटलिज्म एंड द कॉलोनियल गेज का, कि सबसे सीरियस एकेडमिक थीम है। एडवर्ड सेड ने ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, कि कैसे वेस्टर्न लोग ईस्ट को एग्जॉटिक, बैकवर्ड और अजीब दिखाते हैं, ताकि वो खुद को सुपीरियर फील करा सके। द ग्रेट रेलवे बाजार इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। थिरिक्स अक्सर लोकल्स का मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो इंडियंस का खाना हो या जापानियों का टॉयलेट यूज करना हो। वो दुनिया को अपनी वेस्टर्न आइज से जज करते हैं, लेकिन वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म, वियतनाम वॉर के भी सख्त खिलाफ है। तो वो ब्रिटिश राज के लिए नॉस्टैल्जिक है, पर अमेरिकन वॉर के लिए क्रिटिकल है। ये कॉन्ट्रडिक्शन इस बुक को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। थीम 3 है फ्रिक्शन वर्सेस फ्लो का। आजकल हम चाहते हैं कि हमारी ट्रेवल स्मूथ हो, फ्लाइट टाइम पर हो, होटल क्लीन हो। इसे हम कहते हैं फ्लो, लेकिन थिरिक्स कहते हैं फ्लो इज डेथ। स्मूथनेस कहानी को मार देती है। जब वो जापान की बुलेट ट्रेन में बैठते हैं, वो बोर हो जाते हैं। सब कुछ परफेक्ट है, शांत है, कोई कहानी नहीं है। लेकिन इंडिया की ट्रेन में जहाँ ट्रेन लेट होती है, खाना गिरता है, लोग झगड़ते हैं, वहां फ्रिक्शन है। और वही फ्रिक्शन कहानी बनाता है, स्टोरी बनाता है। थिरिक्स का मैसेज ये है, अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हैं तो घर पर ही रहिए। अगर आप कहानी ढूंढ रहे हैं तो आपको ट्रबल का स्वागत करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, द ग्रेट रेलवे बाजार हमें सिखाता है कि मंजिल यानी डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं, असली मजा रास्ते, जर्नी यानी सफर में होता है, और उन लोगों में है जो हमें उस रास्ते पर मिलते हैं। अगर आपको ट्रेवल राइटिंग पसंद है, तो ये बुक आपके लिए बाइबल होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये डीप डाइव पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।